पेरिस से तकरीबन 1.5 घंटे की फ़्लाइट के बाद हम स्विट्ज़रलैंड आ गए हैं। ज़्यूरिख में हमारा प्लेन लैंड किया है और यहाँ से हम लुज़र्न जाएंगे। ये हमारे यूरो ट्रिप का तीसरा और फाइनल पार्ट होगा जिसमें हम स्विट्ज़रलैंड को कवर करेंगे। और मेरा आप सबसे ये अनुरोध रहेगा कि अगर आपने पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखा है जो कि नीस और पेरिस के बारे में था तो उसको ज़रूर देखें। साथ ही साथ जो मैं बार बार बोलता हूँ, आग्रह ये भी रहेगा कि आप इस वीडियोस को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट ऐसे वीडियोस और हम लोग बनाते रहें। तो ज़्यूरिख आने के बाद और बचपन से जो स्विट्ज़रलैंड की मेमोरीज रही हैं, और कहा जाए तो यश चोपड़ा साहब की मूवीज से, चाहे वो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे हो या उसके पहले की सिलसिला उस समय की मूवीज, लेकिन स्विट्ज़रलैंड की बहुत ही सुंदर मेमोरीज रही हैं। और अगर मन में कभी आता था ना कि कहीं घूमने जाया जाएगा तो हमेशा ये लगता था कि अब स्विट्ज़रलैंड जाएंगे। हम लोग स्विट्ज़रलैंड में लूसर्न में रुक रहे हैं जो कि ज़्यूरिख से तकरीबन 1.5 घंटे दूर है। यहाँ पे हमने होटल मोनोपोल में अपना रूम कराया है और कंपैरेटिवली मैं कहूँगा कि अब तक हम नीस में जहाँ पे रुके और पेरिस में जहाँ पे रुके उससे ये थोड़ा सा बेटर होटल हमें लगा। ये बहुत ही सूटेबली लोकेटेड है, बिल्कुल रेलवे स्टेशन के बगल में। और इवन सर्विस के मामले में मैं बोलूँगा कि स्विट्ज़रलैंड फ्रांस से थोड़ा सा बेटर है। अभी दिन के तकरीबन 12-1 बज रहे हैं और पहुँच के होटल में चेक इन करके हमने सोचा कि क्यों ना एक बार टाउन को घूमा जाए। होटल के पास में ही लेक लुज़र्न है और उसके दूसरी तरफ ही पुराना शहर भी है। तो हमने डिसाइड किया कि बिल्कुल हम इसको घूमेंगे और हम चले आए। ये वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तकरीबन 15 मिनट की वॉक पे। और सबसे कमाल की जो चीज़ दिखती है वो है चैपल ब्रिज। ये ब्रिज बहुत ही फेमस है और आप विश्वास नहीं करेंगे कि ये 1333 एडी में बना था। मतलब ये इतना पुराना ब्रिज है और ये लकड़ी का ब्रिज है। ये बेसिकली एक नदी के अक्रॉस में है और इसमें पेंटिंग्स भी बनाई गई हैं। तो 17th सेंचुरी में इसकी रूफ पे बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई गई। ये पेंटिंग्स डिफरेंट बाइबल स्टोरीज पे हैं और डिफरेंट चीज़ों पे हैं, लेकिन ये कमाल की पेंटिंग्स, इतना पुराना इतिहास। लेकिन दुख की बात ये रही कि 1993 में एक बहुत ही बड़ी फायर हुई और ये वुडन ब्रिज ऑलमोस्ट काफ़ी डैमेज हुआ उसमें। तो शुरुआत में जो ब्रिज है और जो एंड में ब्रिज है वो तो बच पाया, लेकिन बीच का काफ़ी हिस्सा डैमेज हुआ। ऑल्दो उसको धीरे धीरे रेस्टोर किया गया और इस समय इस ब्रिज को आप रेस्टोर पाते हैं। आप इस ब्रिज के थ्रू क्रॉस करके ओल्ड टाउन में पहुंचते हैं। ओल्ड टाउन में काफ़ी छोटी छोटी शॉप्स हैं, ये पुराने सारे के सारे होटल्स हैं और लाइन से आपको खाने की जगह मिलती है। इतना सुंदर बैकग्राउंड पिक्चर्स के लिए, मतलब हमारा तो दिल खुश हो गया। और ओल्ड टाउन में आते ही आपको आर्ट की चीज़ें दिखने लगती हैं, डिफरेंट आर्टिस्ट्स के द्वारा बनाई गई। इनफैक्ट एक बहुत ही अच्छा वाकया हुआ यहाँ पे। हम पिक्चर्स खींच रहे थे और अचानक से एक यंग लड़की आई, उसने बोला कि आप फैमिली के साथ हैं, लाइए मैं आपकी पिक्चर खींच देती हूँ फैमिली के साथ। मतलब वॉलंटरली इतने अच्छे से आना तो अच्छी मेमोरीज बनती हैं और खुशी होती है कि लोग खुश हो रहे हैं टूरिस्ट के आने से। इनफैक्ट दे आर सो हेल्पफुल। तो वी फेल्ट क्वाइट वार्मथ इन स्विट्ज़रलैंड। और पास में ही आरिव और अबीर के लिए हमें दिखाई दिया कि एक मेला लगा हुआ है बच्चों का, जहाँ पे सारी तरह के झूले हैं। और आरिव और अबीर का तो बिल्कुल मन ललचाया जा रहा था कि घूमना रहा बाद में, पहले किसी तरह से ये झूले झूल लिए जाएं। तो पहला दिन इस तरह से गुजारा गया। शाम को पास के मार्केट से क्रॉस करते हुए हम, और इस तरह की म्यूज़िक जो यूरोप में दिखती रहती है वो फिर से हमें दिखी। अब हम वापस अपने होटल मोनोपोल में आ गए हैं। सच में स्विट्ज़रलैंड बहुत ही खूबसूरत है। आज का दिन माउंट जुंगफ्राउ के लिए रखा गया है और हमने चेक किया है कि लुज़र्न से वहाँ पहुँचने में हमें तकरीबन 4 घंटे लगेंगे। तो सुबह सुबह 8 बजे हम लोग तैयार हैं ट्रेन पकड़ने के लिए। और जनरली जब आप यहाँ से जुंगफ्राउ जाते हैं तो आप इंटरलाकेन की ट्रेन लेते हैं, बट इस समय हमें पता चला है कि कुछ रिपेयर के कारण वो लाइन बीच में मेरिंगेन में चेंज करनी पड़ेगी।
तो हमने ट्रेन ले ली है। अब हम पहले मेरिंगेन की तरफ जाएंगे और मेरिंगेन पहुंचने के बाद हम ईवी लेंगे। रास्ता बेहद ही खूबसूरत, मतलब बगल में लेक चलती है और सच बताऊं तो स्विट्ज़रलैंड कमाल की जगह है। हम जैसे ही मेरिंगेन पहुंचे वहाँ से हमको एक इलेक्ट्रिक बस लेनी है। इलेक्ट्रिक बस हमको इंटरलाकेन लेके जाएगी और ये इलेक्ट्रिक बस भी तकरीबन हमें 40 मिनट का सफ़र रहा, 30 से 40 मिनट का सफ़र इस इलेक्ट्रिक बस में रहा। और यहाँ से हम आ गए हैं इंटरलाकेन में। यहाँ से हमने आगे के टिकट्स भी लिए, इनफैक्ट एक्सचेंज कराने पड़ते हैं। और यहाँ टिकट्स लेने के बाद यहाँ से आप ट्रेन लेके आ जाते हैं ग्रिंडल वर्ल्ड में। ग्रिंडल वर्ल्ड से जो कमाल का सफ़र शुरू होता है केबल कार का। और केबल कार में भारत में भी बैठना हुआ है, लेकिन स्विट्ज़रलैंड की केबल कार मैं बोलूँगा कि अपने आप में बहुत ही कमाल की है। इनफैक्ट एक कार में तकरीबन 15 से 20 लोग बैठ सकते हैं और बढ़िया शीशे से चारों तरफ से कवर्ड होती है। तो ग्रिंडल वर्ल्ड से हम लोग चल दिए हैं और ये हमें आइगर ग्लिस्टर ले जाएगी। मेरे प्रोनाउंसिएशन को माफ़ करिएगा, ये शहरों के नाम जनरली जर्मन में है और प्रोनाउंसिएशन अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। हम लोग लेकिन यहाँ से चल चुके हैं ईगर ग्लिस्टर के लिए। और पूरा रास्ता, मतलब जब आप केबल कार में रहते हैं, चारों तरफ से आपको स्विट्ज़रलैंड दिखाई देता है और एल्प्स की पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं, जो स्नो लैडन माउंटेन्स हैं वो दिखाई देते हैं। तो ये कमाल का सफ़र हमारे लिए शुरू हो चुका है। माउंट जुंगफ्राओ के लिए हम काफ़ी एक्साइटेड भी हैं और काफ़ी तैयारी की गई है। ठंड से बचने के लिए हर तरह की तैयारी की गई है, मतलब जितनी तरह की आप समझ सकते हैं कि भारत से अगर कोई जाता है तो जितनी तरह की तैयारियाँ की जा सकती है वो सारी करके हम पहुंच चुके हैं वहाँ पे। यहाँ पे जब आप केबल कार के थ्रू जाते हैं ऊपर के पॉइंट में, मतलब आइगर ग्लिस्टर से फिर से आपको जुंगफ्राओ के लिए एक ट्रेन लेनी पड़ती है। ये जो रेलवे है इतनी हाइट पे बनाया गया, ये एक इंजीनियरिंग मार्वल है और ये आपको बेसिकली टॉप ऑफ यूरोप पे ले जाती है ये ट्रेन। जिस तरह का आपको व्यू दिखाई देता है और प्लस इन पहाड़ों पे एक इंजीनियरिंग मार्वल ही कहा जाएगा कि इस तरह से ट्रेन बनाई जा सकती है। और ये देख रहे हैं आपके जेलर जो हैं, जो कि बोला जाता है ये संस्थापक थे इस ट्रेन के। तो नाउ वी हैव रीच्ड जुंगफ्राओ व्हिच इज टॉप ऑफ यूरोप। 3454 मीटर की हाइट पे है। ठंड ऑलरेडी बढ़ने लगी है और हम लोगों ने अपने लिए एक लेयरिंग बढ़ा ली है और यहाँ पे कई अट्रैक्शंस होते हैं। हम सबसे पहले क्रॉस कर रहे हैं एल्पाइन सेंसेशन से। ये 2012 में बनाया गया और बेसिकली ये डेकोरेटिव एलिमेंट से सजा हुआ है और ये हिस्टोरिकल डिस्प्ले भी दिखाता है कि जुंगफ्राओ रेलवे कैसे बना और क्यों बना। ये बेसिकली स्फिंक्स हॉल को और स्फिंक्स ऑब्जर्वेटरी को कनेक्ट करता है, साथ ही आइस पैलेस में भी लेके जाता है। और ऑलरेडी यहाँ पे ठंडा तो है ही, ऑक्सीजन की भी थोड़ी कमी है, तो मम्मी को और अबीर को दोनों लोग को थोड़ी सी थकान महसूस हो रही है। तो हम यहाँ पे वेट भी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सी गर्मी आने के बाद और थोड़ा सा जैसे आराम से लगने लगे तब बाहर जा पाएं। हमारा लेकिन इरादा है आइस पैलेस में जाने का। और ये जुंगफ्राओ जो जगह ही है, मतलब इस रेलवे की स्थापना की गई थी, स्टार्ट किया गया था इसको सन 1896 में, 1896 में एडोल्फ गायर जेलर इन्होंने शुरुआत की थी और फाइनली ये कंप्लीट हो पाई 1912 में। इनफैक्ट 1903 में आइगर ग्लिस्टर तक ये आई थी और उसके बाद 1912 में कंप्लीट हो पाई। तो जो आज यहाँ का टूरिज्म इतना डेवलप्ड है ये इस कारण से है कि तब लोगों ने इसकी कल्पना की थी कि अगर ट्रेन के द्वारा टूरिस्ट को यहाँ तक ला सकें तो ये जगह बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल होगी कंपेयर टू लोगों के लिए। नहीं तो पहले सिर्फ जो ट्रैकर्स होते थे जो माउंटेनियरिंग के लिए आते थे वही आ पाते थे, लेकिन इस जुंगफ्राओ रेलवे के बनने के बाद टूरिस्ट का आना बहुत बढ़ा और आज आप समझ ही सकते हैं कि स्विट्ज़रलैंड की ऑलमोस्ट पूरी इकोनॉमी टूरिस्ट के बदले चलती है। हम आ चुके हैं स्फिंक्स ऑब्जर्वेटरी में। यहाँ से आप पूरे आल्प्स को देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी बर्फ़ की चादर आल्प्स पे पड़ी हुई है और बीच बीच में आप बाहर भी आते हैं तो ये पिक्चर जो हमने ली और सुंदर आल्प्स पूरा बर्फ़ से ढका हुआ। इसके बाद हम आ गए हैं आइस पैलेस में। आइस पैलेस जो एक अट्रैक्शन है और ये 1930 में बना दिया गया था टूरिस्ट के लिए। मतलब किस तरह से ग्लेशियर को काट के अंदर से सुंदर तरह से आइस को सजाया गया और
अंदर का टेम्परेचर -3 डिग्री के आसपास कांस्टेंट रखा जाता है, सो दैट ये जो मार्बल्स बनाए गए हैं ये पिघलें भी ना और ये बने रहें इस तरह से। तो बहुत ही बढ़िया इंट्रिकेट आइस स्कल्पचर्स बनाए गए हैं और आइस टनल्स हैं, चेम्बर्स हैं, और यहाँ पे आप इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस रह सकते हैं। तो जो जगहें आप देख रहे हैं जहाँ पे मतलब पिक्चर्स खिंचाने के लिए, तो वो कमाल की होती हैं। और साथ ही साथ जो स्कल्पचर्स हैं, मतलब कितनी सुंदर तरह से एक तो बनाए गए होंगे और दूसरा उनको उस तरह से मेंटेन रखा जाता है। तो ये एक कमाल का अट्रैक्शन टॉप ऑफ यूरोप में। इसके बाद वापस हमें एल्प्स पे बर्फ़ में जाने का मौका मिला है और इतनी सफ़ेद, इतनी सारी बर्फ़ देख के, मतलब ठंड तो बहुत ही है, कमाल की है, लेकिन जाए बिना रहा नहीं जा सकता है। मम्मी और अबीर ने डिसाइड किया है कि वो तो यहाँ पे नहीं आएंगे, लेकिन आरिव, पापा, मैं और श्रेया हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। और बर्फ़ में आने के बाद बर्फ़ को ना छुआ जाए या बर्फ़ को ना खेला जाए ऐसा तो संभव ही नहीं है। आरिफ का बहुत मन है कि वो एक बर्फ़ का स्नोमैन भी बनाएगा, लेकिन यहाँ पे ग्लव्स उतारने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही है। ठंड इतनी ज़्यादा होती है कि अगर आप थोड़ी देर के लिए भी ग्लव्स उतार दें या आप कान पे वो ना पहने तो काफ़ी ठंडा लगता है। इनफैक्ट श्रेया को इस खेल के बाद उसके हाथ ऑलमोस्ट 3-4 घंटे तक ठंडे रहे। तो बट ये जो फीलिंग होती है और जो बर्फ़ को छूने की और चारों तरफ जो सफ़ेद चादर बनी होती है, ये कमाल की थी। इसके बाद रेस्टोरेंट बॉलीवुड, तो बॉलीवुड के नाम से एक रेस्टोरेंट है यहाँ पे जहाँ पे इंडियन खाना मिलता है। और सिंगापुर में कॉस्टली तो सब कुछ बहुत होता है, इनफैक्ट 32 स्विस फ्रैंक्स में बुफ़े है। वो करने के बाद हमारी वापस जाने की तैयारी है। ये ट्रिप कमाल की रही, लेकिन अब हम नीचे उतर जाना चाहते हैं और नीचे फिर से केबल कार में हम आ गए हैं। ये केबल हमको लेके जाएगा ग्रिंडेलवाल्ड तक। वहाँ से इनफैक्ट हमें ट्रेन लेनी होगी इंटरलाकेन की और फिर हम वापस जाएंगे। लेकिन अभी भी दिन के तकरीबन 3 बज रहे हैं और हमने डिसाइड किया है कि हम थोड़ा और घूमते हुए जाएंगे। केबल कार से जो नीचे के गांव दिखाई देते हैं, मतलब स्विट्ज़रलैंड की वादियाँ, और इसके पहले तो इन जगहों को सिर्फ बॉलीवुड में देखा गया, बट कभी कभी लगता है कि जो इन घरों में रहते होंगे वो इस ब्यूटीफुल नज़ारे को और इस सुंदरता का रोज उपभोग करते होंगे। तो थोड़ी सी ईर्ष्या भी होती है उनसे, लेकिन कमाल की ब्यूटी और इस तरह का सफ़र, इस तरह का नज़ारा मतलब आराम से देखने को नहीं मिलता है। सभी लोग, आरिव, अबीर, मेरे पेरेंट्स, सारे लोग बहुत ही खुश हैं इसको देख के। और अब हम नीचे आ रहे हैं। यहाँ पे इनफैक्ट यहाँ की डॉग्स की ब्रीड्स भी, जो इनफैक्ट पूरे यूरोप में ही इतनी सुंदर डॉग्स की ब्रीड दिखाई देती हैं। जैसा कि मैंने बताया, हमने डिसाइड किया है कि अभी हम इंटरलाकेन की तरफ ना जाके ग्रिंडेलवाल्ड शहर में जाएंगे। इसके पहले हम ग्रिंडेलवाल्ड के उस स्टॉप पे उतरे थे जहाँ से हमें केबल कार मिले, लेकिन अब हम ग्रिंडेलवाल्ड टाउन में आ गए हैं, जो कि एक छोटा सा टाउन है। बहुत सारे टूरिस्ट ऐसा भी करते हैं कि वो इन जगहों पे आके रहते हैं। यहाँ पे छोटी छोटी हाइक्स होती हैं, छोटे छोटे मतलब कॉटेजेस होते हैं जहाँ पे रहा जा सकता है, शैलेज होते हैं। तो हम वो तो नहीं कर पाए, लेकिन हम ग्रिंडेलवाल्ड टाउन में आए हैं। शाम के तकरीबन 4 बज रहे हैं। ये छोटा सा ही, बहुत ही छोटा सा शहर होगा स्विट्ज़रलैंड का, लेकिन बहुत ही सुंदर। आरिव, अबीर को एक बच्चों का सुंदर सा पार्क मिल गया है और उन्होंने डिसाइड किया है कि वो यहाँ पे इस पार्क में खेल के जाएंगे। तो वो इस पार्क में खेलने के लिए लगे हुए हैं। टेम्परेचर मुझे लगता है तकरीबन 2-3 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, तो ठंड तो काफ़ी है, लेकिन बहुत ही सुंदर ग्रिंडेलवाल्ड। और जितना भी कहा जाए स्विट्ज़रलैंड की खूबसूरती के बारे में, बहुत ही कम है। आज का दिन बहुत ही कमाल का गुजरा है। अब हम वापस इंटरलाकेन आ गए हैं। यहाँ से हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल ले ली है, जो कि फिर से हमें वापस लूज़र्न लेके जाएगी। बट आज का दिन बहुत ही कमाल का गुजरा। अगले दिन बारी है माउंट टिटलिस की। जुंगफ्राउ यहाँ से ज़्यादा दूर है, लेकिन माउंट टिटलिस तकरीबन लूज़र्न से 2 घंटे का रास्ता है और हम सुबह सुबह निकल पड़े हैं। यहाँ से पहले ट्रेन से एंगलबर्ग जाया जाता है। एंगलबर्ग जो कि तकरीबन 1-1.25 घंटे की दूरी पर है, और वहाँ से फिर हम टिटलिस जाएंगे। एंगलबर्ग का एक्चुअल नाम एंजल माउंटेन है, और अगर आप जब एल्प्स में ट्रैवल करते हैं तो आपको लगता है कि सच में ये माउंटेन बिल्कुल एंजल ही है। इनफैक्ट
आप सबको शायद अभी तक मैंने बोला नहीं कि हमने 3 दिन के लिए स्विस पास लिया हुआ था, और अगर आप स्विट्जरलैंड में स्विस पास ले लेते हैं तो सारी जर्नीज, ट्रेन की, बसेस की, सारी जर्नीज फ्री होती हैं, और ये इन अ वे बहुत ही इकोनॉमिकल हो जाता है। इनफैक्ट हम इसमें एक बोट राइड भी करेंगे। अच्छा, ये मैप देख के बहुत अच्छे समझ में आता है कि एक तरफ लूजर्न से आप देख रहे हैं कि हम लोग मेरिंगन तक गए थे, लेकिन ट्रेन पूरी इंटरलाकेन तक जाती है, तो ये एक है। अगर आप जुंगफ्राउ जाते हैं, ये एक ट्रैक है। पर आज हम दूसरे ट्रैक पे जा रहे हैं। आज हम लूजर्न से जाएंगे एंगलबर्ग तक, और एंगलबर्ग के बाद केबल कार लेके हम टिटलिस तक जाएंगे। तो 1.25 घंटे के बाद तकरीबन हम एंगलबर्ग पहुंच गए हैं, और यहाँ से तकरीबन हर आधे घंटे बाद स्टेशन से एक शटल जाती है जो कि केबल कार तक लेके जाती है। यहाँ से आप टिटलिस के लिए केबल कार लेते हैं, और ये केबल कार आपको माउंट टिटलिस तक पहुंचाती है। इनफैक्ट बहुत ही मज़ा आता है, और इन सारी केबल कार पे थोड़ी सी अलग तरह की थी, और मैं बोलूँगा कि ये केबल कार जो जुंगफ्राओ में केबल कार थी उससे थोड़ी छोटी बट उतनी ही सुंदर, और हर केबल कार पे एक फ्लैग लगा हुआ था। तो जब भी इंडिया का फ्लैग आ रहा था हमें इतनी खुशी हो रही थी, और हम पूरे टाइम पॉइंट कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि इंडिया का फ्लैग कब आएगा। आज का दिन, जैसा कि आपने देखा होगा, बारिश वाला दिन है, और मौसम थोड़ा सा खराब है। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि ऊपर जाते जाते ये मौसम ठीक हो जाए, नहीं तो स्लीट की संभावना है। बेसिकली जो रेन होगी और वो बर्फ में परिणत हो जाती है, उसकी आज प्रेडिक्शन है। लेकिन और कई जो एक्टिविटीज़ हैं वो समय में बंद हो जाती हैं, तो हम यही प्रार्थना कर रहे हैं। और पहाड़ों से जाते हुए जिस तरह का बर्फ़ की जो चादर पड़ी हुई होती है इन पहाड़ों पे, और इनकी जैसे ये नज़र आते हैं, ये बहुत ही सुंदर नज़र आते हैं बर्फ़ की चादर से ढके हुए। और यहाँ पे पहुँचने के बाद हम सबसे पहले जाएंगे एक आइस पैलेस में। जुंगफ्राओ की ही तरह यहाँ पे भी एक आइस पैलेस है, और सच बात तो ये है कि असली में ये एक ग्लेशियर हुआ करता था। ग्लेशियर को अंदर से तराश के एक आइस पैलेस बनाया गया है, जिसके अंदर आप ये सारी आर्टिफैक्ट्स को देखते हैं। और यहाँ पे भी वो टेम्परेचर जो है उसको कांस्टेंट मेंटेन किया जाता है -2 -3 डिग्री सेंटीग्रेड पे, सो दैट ये सारी वॉल्स और ये सारे जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो ना पिघलें। यहाँ पे कमाल की माउंट टिटलिस की चेयर भी पड़ी हुई है। इस चेयर पे बैठ के सबने पिक्चर्स खिंचाई, और ऐसा शहंशाह जैसा महसूस हुआ। बहुत सारे सुंदर आर्टिफैक्ट्स को इस ग्लेशियर के अंदर प्रिजर्व किया गया है, और इसको देखने के बाद हम लोग अब जाएंगे एक क्लिफ वॉक पे। तो बाहर अब तक हम अंदर के एनवायरनमेंट में थे, लेकिन अब एक क्लिफ वॉक पे जा रहे हैं, और वहाँ पे एक आइस फ्लायर भी है जो कि आज के दिन बंद है। बट ये क्लिफ वॉक जो है, और ये एक छोटा सा हैंगिंग ब्रिज की तरह का बना हुआ है, इसके नीचे तकरीबन ये 3000 मीटर की हाइट पे है। अगर आप नीचे देखें तो काफ़ी डर लगता है, और ये झूलता हुआ ब्रिज जैसा है, ये हैंगिंग ब्रिज है। ये खतरनाक गंदा पोज जो कि बनाने की कोशिश की गई इसके ऊपर, बट और इस समय बारिश नहीं बोली जाएगी, और इसको स्नोफॉल भी नहीं बोलेंगे। असली में ये बारिश जम के पड़ रही है, तो बेसिकली ये कन्वर्ट हो जा रही है आइस में। हवा काफ़ी तेज है, ठंड बहुत तेज है, बट आनंद, मतलब ऐसा मौसम, ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसी सफेदी पहले कभी नहीं देखी गई है। ये जो आइस फ्लायर आप देख रहे हैं, ये आइस फ्लायर इस मौसम के कारण बंद है, नहीं तो इसमें आप पूरे ग्लेशियर को ओपन उस चेयर पे बैठ के देखते हैं। लेकिन यहीं से उतर के, और जिस तरह की बर्फ़ है, जिस तरह का मौसम है, आनंद बहुत आ रहा है। और पिछली बार जैसे कि मैंने बताया था, एक दिन पहले जुंगफ्राओ में बच्चों को भी और मेरे मदर को सांस की थोड़ी सी तकलीफ़ महसूस हुई थी, बट आज शायद हम एक्लेमेटाइज़ हो गए हैं, तो आज बच्चों को भी इस तरह की कोई तकलीफ़ नहीं हुई। अब हम वापस खुले में आ गए हैं, और ये DDLJ का पोस्टर, मतलब बहुत सारे लोगों ने हमको बताया था कि ये DDLJ का पोस्टर यहाँ पे लगा हुआ है। तो ऐसे पोज बनाते हुए और इस पोस्टर के पास हम लोग आए। स्विट्ज़रलैंड को पॉपुलर बनाने में बहुत बड़ा हाथ यश चोपड़ा साहब का भी है, जो अपनी पिक्चर्स यहाँ पे शूट किया करते थे, और उसी के कारण बहुत सारे भारतीय टूरिस्ट इन जगहों पे जाते हैं। और स्विट्ज़रलैंड में मैं बोलूँगा कि बहुत इज्जत है भारतीयों की। उनको पता है कि बॉलीवुड मूवीज़ के बारे में, और ये काफ़ी इज्जत की बात मैं बोलूँगा कि माउंट टिटलिस पे
DDLJ का पोस्टर लगा हुआ है, आप समझ सकते हैं कि कितने टूरिस्ट जाते होंगे यहाँ पे। घूमने के बाद हम वापस आइसक्रीम खाते हुए, सो यू कांट बाय हैप्पीनेस बट यू कैन बाय आइसक्रीम, और बहुत ही बढ़िया आइसक्रीम खरीदी गई यहाँ पे। इनफैक्ट स्विट्जरलैंड में माउंट टिटलिस पे आइसक्रीम खा के ऐसा लगा कि इतनी बढ़िया आइसक्रीम वापस घर पे आराम से नहीं मिलती है। वापस जाने का अब समय आ गया है, और जैसा कि मैंने बताया, अभी शायद मेंशन नहीं किया, केबल कार में पहली रोटेयर केबल कार है जो 360 डिग्री घूम के जाती है, और उसके बाद नॉर्मल केबल कार आती है। जब आप इसमें बैठते हैं तो इसमें आपको 360 डिग्री का व्यू आता है एल्प्स का, लेकिन आज चूँकि इतना ज़्यादा कोहरा है और थोड़ी सी बारिश है, तो आज नज़ारा और व्यू उतना बढ़िया नहीं है माउंट टिटलिस पे। लेकिन ये केबल कार रोटेट ज़रूर कर रही है और चारों तरफ शीशा लगा हुआ है। उससे आने के बाद पहले आप रोटेयर केबल कार से आते हैं, और उसके बाद आप नॉर्मल केबल कार से नीचे उतरना शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने केबल कार से नीचे उतरना शुरू कर दिया है, और आते समय हम लोग ट्रुप्सी पे नहीं रुके थे, जो कि ये बढ़िया सी सुंदर सी लेक आप देख पा रहे हैं। बट अभी काफ़ी समय है, तकरीबन अभी मुझे जहाँ तक याद है 1 भी नहीं बजा है, तो डिसाइड किया गया है कि उतरते समय हम लोग ट्रुप्सी पर ज़रूर रुकेंगे। ट्रुप्सी एक बहुत ही सुंदर लेक है जो एंगलबर्ग और टिटलिस के तकरीबन बीच में स्थित है। इसका एल्टीट्यूड 1800 मीटर के करीब है, और केबल कार का ये स्टॉप भी है। मतलब यहाँ पे अगर आप केबल कार से टिटलिस जा रहे हैं एंगलबर्ग से, तो बीच में ट्रुप्सी का स्टॉप आता है जहाँ पे आप उतर के ट्रुप्सी लेक को देख सकते हैं। तो जाते समय तो चूँकि हमें जल्दी थी और हम ऊपर पहुँचना चाहते थे, बट उतरते समय हम यहाँ पर रुक गए हैं। ये एक एडवेंचर हब भी है, और यहाँ पे हाइकिंग होती है, बोटिंग होती है, विंटर एक्टिविटीज़ भी होती हैं। जब बर्फ़ हो जाती है चारों तरफ यहाँ पे, तो बहुत सारी विंटर एक्टिविटीज़ होती हैं। और इस सुंदर लेक को देख के समझ में ही आ रहा होगा आपको कि यहाँ पे बहुत सारी हाइकिंग ट्रेल्स भी हैं। इनफैक्ट इस लेक में रोइंग बोट्स भी थी, और इसमें ये लिखा हुआ था कि आप इन बोट्स को यूज़ कर सकते हैं, बट एट योर ओन रिस्क। तो इतने एडवेंचरस हम लोग नहीं थे कि हम उन बोट्स को लेके इस लेक में रोइंग करें, बट इसके चारों तरफ और अबीर को ये झूला झूलने में बहुत मज़ा आया। इनफैक्ट छोटा सा एक गेट बना दिया गया है, और ये झूला लगा हुआ है जिस पे बैठ के आप इस सुंदरता का नज़ारा ले सकते हैं। आज हल्की हल्की बदरी है जैसा कि आप देख रहे हैं, लेकिन इसमें भी ये बहुत ही सुंदर लेक लग रही है। और यहाँ पे तकरीबन हम लोगों ने 1 घंटा व्यतीत किया। ठंड थोड़ी सी कम है कंपेयर टू टिटलिस के, लेकिन स्टिल स्विट्ज़रलैंड है। और ट्रुप्सी में समय बिताने के बाद हम वापस एंगलबर्ग की तरफ आ रहे हैं। केबल कार से आप एंगलबर्ग आते हैं, और यहाँ से फिर तैयारी रहेगी लूजर्न जाने की। ये छोटा शहर अपने आप में भी बहुत सुंदर होता है, और इनफैक्ट मुझे लगता है कि हैलोवीन आ रहा है, तो ये सारे डेकोरेशंस भी दिखाई दिए यहाँ पे। इनफैक्ट यहाँ पे बहुत बढ़िया चाय मिलती है, तो सबसे अच्छी अदरक वाली चाय स्विट्ज़रलैंड में यहाँ पे पी गई एंगलबर्ग में। और एंगलबर्ग शहर अपने आप में, जैसे स्विट्ज़रलैंड के शहर होते हैं, थोड़ी देर हमें चूँकि यहाँ पे वेट करना था, ट्रेन का समय थोड़ी देर बाद का था, तो यहाँ पे बैठ के जब हम चाय पी रहे थे, हम वेट कर रहे थे, तो ये शहर इतना सुंदर है, और बगल में एक छोटी सी सुंदर सी स्ट्रीम दिखाई दे रही थी। तो मैं यही कहूँगा कि स्विट्ज़रलैंड जितना खूबसूरत है, शायद ही मैंने इतनी सुंदर जगहें इसके पहले कहीं पे देखी हैं, और इतनी पिक्चरस्क, मतलब पिक्चर्स भी बहुत बढ़िया आनी शुरू हो जाती हैं जब आप किसी ऐसी जगह पे होते हैं। सबके चेहरे खिले हुए, ठंड का एक अपना ही आनंद होता है जो एक तरह का आपके चेहरे पे खुशी ले आती है। तो यहाँ पे भी बैठ के जब हम ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे, हमने खूब सारी पिक्चर्स क्लिक की। अच्छा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है फ्लैग्स के बारे में। तो हर प्रांत का, हर शहर का अपना एक फ्लैग होता है, और ये एक अपनी यूनिटी इन डाइवर्सिटी बोलें या एक आइडेंटिटी बोलें। अब हम वापस एंगलबर्ग से ट्रेन ले रहे हैं लूजर्न के लिए। तकरीबन 3 बजे हम वापस आ गए हैं लूजर्न में, और ये हमारा सेकेंड लास्ट डे है। कल हमको वापस इंडिया की फ़्लाइट लेनी है जो कि हम ज्यूरिख से लेंगे। तो आज इस समय का हम पूरा यूज़ करना चाहते हैं, और अभी तक हमने स्विस फूड नहीं ट्राई किया है। तो फोंडू ट्राई किया गया और रिजोटो ट्राई किया गया। फोंडू यहाँ का एक कम्युनल फूड था जिसको कई लोग मिल के खाते थे। तो आप ये ब्रेड क्रम्स
चीज़ में डिप करके खाते हैं। सिमिलरली रिजोटो एक यहाँ की डिश है जो कि काफ़ी पॉपुलर डिश है। और यहीं पे इन ईटरीज़ में जो कि जस्ट लेक के अलोंग द हैं, यहाँ पे बैठ के हम लोगों ने ये लंच किया। और शाम को तैयारी है स्विस पास को पूरा वसूलने की। तो अब लूजर्न लेक की बोट राइड की बारी है। ये 1 घंटे की बोट राइड है और ये हमें इस लेक के चारों तरफ लेके जाएगी। कहा जाए तो मेरी मेमोरीज में और पूरे स्विट्ज़रलैंड की मेमोरीज में सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे सुंदर इमेजेस जो आती हैं वो इसी लेक की रही हैं। ये लेक इतनी सुंदर है और चारों तरफ से एल्प से घिरी हुई है। आप एल्प्स पर्वत को देख सकते हैं, सुंदर सुंदर आप विलेजेस को देख सकते हैं। और इसका एक यूनिक शेप है, मतलब हर कॉर्नर इसका आप जिस तरफ भी देख लें ये एक पेंटिंग सा नज़र आता है। चूँकि हमने शाम को ये बोट राइड स्टार्ट की है तो पूरा सनसेट भी हमें नज़र आ रहा है और किस तरह से आकाश के कलर चेंज होते हैं पानी पे, आकाश में किस तरह से वो कलर्स चेंज होते हैं, किस तरह से ब्यूटी नज़र आती है, उसका पूरा पूरा नज़ारा यहाँ पे दिख रहा है। ये बोट अगर मैं कहूँ तो काफ़ी हद तक बहुत लग्जूरियस भी है। अगर आपको ऊपर ठंड लगती है तो आप नीचे आके बैठ सकते हैं जहाँ पे शीशे से आप चारों तरफ से देख भी पाएंगे। और इनफैक्ट मैं कहूँ तो ये एक ऐसी बोट है जो कि आप स्विस पास से हम आए हैं। इनफैक्ट इसको वहाँ पे लग्जूरियस बोट की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, वो बोट शायद कुछ और हैं, बट मुझे तो ये बहुत ही कमाल की बोट लगी। ये हमें इनफैक्ट ये जो हमने बोट ली थी ये डिफरेंट पियर्स हैं और ये हमको बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट तक लेके जाती है। वहाँ पे वो एक 5 स्टार रिजॉर्ट है, कई लोग रुकते हैं वहाँ पे। इतनी कमाल की पिक्चर्स, मतलब इतनी सुंदर पिक्चर्स शायद ही किसी और व्यू से आती हों। जो सीनिक ब्यूटी है और जो पेंटिंग्स हम किया करते हैं, जिस तरह के रंग भरा करते हैं, तो इतना बढ़िया दिन शायद ही कोई हो। हमारी ट्रिप का सेकेंड लास्ट डे तो एकदम मैं बोलूँगा कि एक हाई पे ये ट्रिप ख़त्म हो रही है। और अभी भी ये जो आप देख रहे हैं मेरी गो राउंड जो व्हील है, इस सुंदरता में इसकी सुंदरता को और बढ़ा रहा है और बच्चों को ये झूले बहुत आकर्षित भी कर रहे हैं। हमने डिसाइड किया है कि जैसे ही हम वापस जाएंगे बच्चों की ये इच्छा भी पूरी की जाएगी, वो इनको ट्राई करें। इतने सुंदर कलर्स और लूजर्न शहर, मतलब मैं बोलूँगा कि बहुत ही अच्छा किया हमने कि हम लूजर्न में रुके, इस सुंदरता को देख पाए, इस सुंदरता का उपभोग कर पाए। रात को जब लाइट्स के साथ पानी की रोशनी में ये इमेजेस बहुत ही कमाल की। घंटे भर की ट्रिप के बाद हम वापस आ रहे हैं और अभी डिसाइड किया गया है, बच्चों ने डिसाइड किया है कि वो लेकिन ये झूले ज़रूर झूलेंगे। तो आरिफ और अबीर की ये इच्छा भी पूरी की जाए और वो लोग बैठ चुके हैं इस झूले में। आज यूरो ट्रिप की समाप्ति का दिन है और हम लोग लूजर्न से ज्यूरिख के लिए निकल पड़े हैं। शाम को या ऑलमोस्ट रात में 8 बजे हमारी फ़्लाइट है जो कि सीधे हमें यहाँ से न्यू दिल्ली लेके जाएगी। बट जाने से पहले लूजर्न में लायन मॉन्यूमेंट हमने जो नहीं देखा है, तो लायन मॉन्यूमेंट देखने हम जा रहे हैं। स्विस गार्ड हुआ करते थे जो बेसिकली पूरी रॉयल्टी को यूरोप की गार्ड करते थे और इनका बहुत बड़ा कंटिजेंट फ्रांस में रहा करता था। जिस समय फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, इनफैक्ट मोनार्की में तो कई लोग मारे ही गए, बहुत सारे स्विस गार्ड्स भी मारे गए। इन गार्ड्स ने बहुत ही ब्रेवली प्रोटेक्ट करने की कोशिश की और इन्होंने जो वचन लिया था कि रॉयल फैमिली को प्रोटेक्ट करेंगे, ऑल्दो ये प्रोटेक्ट तो नहीं कर पाए, लेकिन बिफोर जिन्होंने रेवोल्यूशन किया था, बिफोर दे कुड टच द रॉयल पीपल, दीज स्विस गार्ड्स डाइड। इनकी मेमोरी में ये बना है और मार्क ट्वेन ने इसके बारे में कहा है कि दिस इज़ द सैडेस्ट एंड मोस्ट मूविंग पीस ऑफ रॉक इन द वर्ल्ड। तो ये बहादुर स्विस गार्ड्स की याद में बना हुआ मॉन्यूमेंट। अब हम निकल पड़े हैं ज्यूरिख के लिए
ज्यूरिक लुजर्न से तकरीबन 45 मिनट्स दूर है और रास्ता बहुत सुंदर है। इस समय इनफैक्ट बारिश हो चुकी है, तो नील कमाल की क्लियर स्काईज। इनफैक्ट भारत में हम ये मिस करते हैं और बहुत याद आता है कि कितनी क्लियर स्काईज आप देखते हैं यूरोप में। इस सुंदर से रास्ते को तय करते हुए सबसे पहले हमारे ड्राइवर हमें एक ऐसे रिहायशी इलाके में ले जा रहे हैं जहाँ पे बढ़िया विलास हैं, अमीर लोग रहते हैं और यहाँ पे इनफैक्ट वाइन के पेड़ हैं, बेसिकली ग्रेप वाइन्स हैं जिनके पेड़ हैं और सामने लेक दिखाई देती है। तो सबसे पहले हमारे जो ड्राइवर और गाइड हैं वो हमको यहाँ पे लेके आए हैं। यहाँ पे हम कुछ समय व्यतीत करेंगे और उसके बाद हम लोग पुराने शहर की तरफ जाएंगे। इनफैक्ट इन जगहों को देख के लगता है कि क्या सुंदर रिहायशी इलाके हैं। इनफैक्ट उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पे बहुत सारे नामी गिरामी लोग जैसे रॉजर फेडरर और भी कई लोग रहा करते हैं। इनफैक्ट स्विट्ज़रलैंड फाइनेंशियल कैपिटल की तरह से भी जाना जाता है और बहुत सारी बड़ी कंपनीज हैं यहाँ पे। यूबीएस, क्रेडिट सुसे, बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो कि यहाँ पे स्थित हैं और सारे उन इलाकों से निकलते हुए जहाँ पे ये कंपनियाँ स्थित हैं हम लोग पुराने इलाके में आ रहे हैं। इस पुराने इलाके में बेसिकली इसको दो पार्ट में लिमट रिवर डिवाइड करती है और ये जो आप ब्रिज देख रहे हैं ये उस रिवर के ऊपर बना हुआ है। तो यहाँ पे बहुत सारी पुरानी बिल्डिंग्स स्थित हैं, इनफैक्ट मिडिवियल एज की स्थित हैं और कई वाइब्रेंट स्क्वायर्स हैं। इनफैक्ट हम एक ऐसे ही स्क्वायर में बैठे हैं जहाँ पे हम लंच भी करेंगे और यहाँ पे वॉक करते हुए आपको ट्विन टावर रोमानेस्क चर्च दिखाई देता है, एक आपको फ्लॉमेस्टर एबे दिखाई देता है, सेंट पीटर्स चर्च दिखाई देता है। तो बहुत सारी पुरानी बिल्डिंग्स जो कि उस समय की हैं और साथ ही साथ ये मेन इनका एक्टिव ट्रेड सेंटर भी हुआ करता था ज्यूरिख में। बेसिकली जो गिल्ड था और ये बहुत ही बढ़िया बढ़िया नई कार्स, इनफैक्ट टेस्ला हमने पहली बार देखी ज्यूरिख में। सो ये ब्रिज के ऊपर की पिक्चर जो रिवर की मैं बात कर रहा हूँ उसके ब्रिज के ऊपर कमाल की पिक्चर्स जो आ रही थी और पास ही में इनफैक्ट लेक भी है, तो आप यहाँ से वॉक करते हुए लेक ज्यूरिख तक जा सकते हैं। तकरीबन शाम हो रही है। इतनी सुंदर यादों के साथ हमारी यूरो ट्रिप ऑलमोस्ट समाप्त होने वाली है। वापस हमें एयरपोर्ट पे जाना है। हुसैन हमारे बहुत ही कमाल के ड्राइवर जिन्होंने हमको स्विट्ज़रलैंड दिखाया, ये पिक्चर उनके साथ में। और अब हम वापस ज्यूरिख एयरपोर्ट पे आ गए हैं। इनफैक्ट यहाँ पे इंटरनल एयरपोर्ट्स में जो मेट्रो चलती हैं वो मुझे बहुत इम्प्रेस करती हैं। मतलब आप एयरपोर्ट के अंदर भी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं और जिस स्पीड से आपको ये ट्रेन्स लेके जाती हैं आपको पता चलता है कि ये एयरपोर्ट कितना बड़ा होगा। तो इसके बाद हमने एयर इंडिया की फ़्लाइट ली। 10 घंटे की फ़्लाइट के बाद अगले दिन हम लोग भारत वापस आए, दिल्ली में उतरे हैं। यूरो ट्रिप में हमें तो बहुत मज़ा आया। आशा करते हैं हमारे साथ आपको भी ये मज़ा आया होगा।